शिमला के माल रोड पर रितेश बहुत संभल कर कार चला रहा था। पहली बार ऐसी घुमावदार सड़कों का पाला पड़ा था। उसने देखा दोनों तरफ बड़ी अच्छी हरियाली थी, खुशगवार मौसम, हसीन वादियां। ऐसे में एफएम पर गाना बजने लगा, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। और एक बार फिल्म की शूटिंग भी शिमला की है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान इधर उधर हुआ और देखते ही देखते दुर्घटना हो गई। एक वृद्ध महिला कार से टकरा गई। गलती उस महिला की ही है, लेकिन जनता कार सवार को ही घेरती है और 100 बखेड़े खड़ा कर देती है। जल्दी से ब्रेक लेकर गाड़ी रोकी और उस महिला को उठाकर देखने की कोशिश की, कहीं लगी तो नहीं, मगर उठाते ही वो झूल गई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। चोट तो कहीं नहीं लगी थी, लगती भी कैसे कार से दूर वो गिर गई थी, शायद डर से हार्ट अटैक आ गया होगा। जो भी हो, यहाँ से लेकर किसी हॉस्पिटल में तो जाना ही होगा, फिर इनके मोबाइल से इनके घर पर सूचना देनी होगी। कुछ लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस से पहले ही तहकीकात शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ किसी ने हॉस्पिटल का रास्ता बता दिया और बिना देरी किए हॉस्पिटल में एडमिट किया, इलाज भी शुरू हो गया। रितेश को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 2-3 ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद उसकी सारी उलझने सुलझ जाती थी, लेकिन आज उसने 4 कॉफ़ी पी लिया, फिर भी समझ नहीं पा रहा है ये कैसा इत्तेफाक है। नए शहर में पहला दिन और आते ही एक्सीडेंट हो जाता है उसकी गाड़ी से, जबकि पिछले 20 सालों से चला रहा है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक्सीडेंट होना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस अजनबी महिला के मोबाइल में उसका नंबर होना अधिक हैरत में डालने वाली बात हुई थी। रितेश सारी घटनाओं को दोहरा कर समझना चाहता था। उसे याद आया कि चाय बड़ी कमाल की चीज़ होती है, अम्मा कहती थी। उसने चाय मांगी और वापस कार में बैठकर याद करने लगा। हाँ, वो धीरे धीरे ही कार चला रहा था। अचानक एक वृद्ध महिला सामने आ गई। उसने ब्रेक लेकर गाड़ी रोक ली थी और गाड़ी के सामने वो महिला गिरी मिली। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, देखा कहीं कोई चोट खरोच का निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उठाया उनका सर झूल गया था। ऐसे मानो पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो के बाहों में आते ही हीरोइन दम तोड़ देती है। नहीं नहीं, अभी वो जिंदा है, ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? अगर वो दम तोड़ देती है तो उसे सजा हो जाएगी। इस उम्र कत्ल का इल्जाम कैसे सामना कर पाएगा रीना और बच्चों का? नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, आज तक मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, पहली बार उस महिला की जिंदगी मांग रहा हूँ। कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई पहचान है, बल्कि आज पहली बार शहर में निकला था गृहस्थी का जरूरी सामान लेने, और तभी ये हादसा और भयानक तब लगा जब उनके मोबाइल से कॉल लगाने पर रितेश का मोबाइल बजने लगा। रितेश उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता था, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए वहां से निकलने में ही भलाई थी, सो उन्हें लेकिन कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां रुकना और बहस में पड़ना केस को अधिक उलझा सकता था। अब ईश्वर उन्हें ठीक कर दे, होश में आए, फिर उनका पता ठिकाना पूछकर घर छोड़ आया जाए। लेकिन आखिर उनके मोबाइल में रितेश का नंबर कैसे सेव था? कुल 7 नंबर ही थे, जिसमें डॉक्टर, पानी वाला, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, टेलर और रितेश का मतलब कोई परिवार वाला नहीं है, सिंगल रहती हैं। एक आइडिया आया, ग्रोसरी शॉप पर फोन लगाकर घर का पता लगाया जा सकता है। चाय का कमाल हो ही गया। झट से उसने फोन लगाया, कॉल पिक होते ही धड़कनें तेज हो गई, गला रूंध गया, आवाज गायब सी हो गई। बड़ी मुश्किल से बोला था, चीनी और चाय पत्ती भेज दो। उधर से गंभीर सी आवाज आई, रितेश साहब आप आ गए। एक और झटका, ग्रोसरी वाले को कैसे पता कि इधर से रितेश है और वो आने वाला है? हड़बड़ा कर रितेश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रितेश ने फिर फोन लगाया और पूछा कि आप रितेश को कैसे जानते हैं और रितेश आने वाला है ये किसने बताया? ग्रोसरी वाले ने बड़ी सहजता से बोला कि आंटी बोलती थी जिस दिन रितेश आएंगे उसी दिन चाय मांगूंगी, तब सबसे बढ़िया चाय पत्ती भेजना, मैं उन्हें बहुत अच्छी चाय पिलाना चाहती हूँ। आंटी चाय नहीं पीती थी, बोलती थी रितेश के साथ चाय पीऊंगी। आपने जैसे बोला कि चाय पत्ती चीनी चाहिए तो कौन उल्लू नहीं समझ सकता कि रितेश साहब आए हैं। रितेश पसीने से तरबतर हो गया, उसने ठीक से शक्ल भी नहीं देखी थी। उसने सोचा एक्सीडेंट की बता देना ही सही होगा और बता दिया कि सीधा हॉस्पिटल आइए और उनके परिवार वालों को बता दीजिए। ग्रोसरी वाले ने अजीब तरह से हंसा था, उनका परिवार तो आपसे है, मैं क्या बताऊंगा। रितेश का मन हो रहा था अपना ही सर फोड़ लें। ये क्या मुसीबत है, बात सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। उसने आखिरी सीप ली और डस्टबिन की तरफ बढ़ने लगा, तभी सिस्टर ने आवाज दी। पेशेंट को होश आ गया, वो रितेश पुकार रही हैं। दौड़ता हुआ रितेश अंदर पहुंचा, पीला पड़ा मलिन झुर्रेदार चेहरा, माथे पर बड़ी सी गहरी लाल बिंदी, काले सफेद कीचड़ी से बाल, हाथों में सुर्ख लाल लाख की चूड़ियां, मांग में सिंदूर भी।
फिर भी सिंगल। खैर अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। रितेश वृद्ध महिला के ठीक सामने खड़ा होकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर रितेश से मुखातिब होकर कहने लगे, बधाई हो कि इनका दिमाग ठीक है, वरना ऐसे केसेज में यादाश्त चली जाती है। इन्होंने होश में आते ही बोला, बाहर रितेश साहब, चाय पी रहे होंगे, जब पी लेंगे तब बताना कि मुझे होश आ गया, वरना वो चाय छोड़कर चले आएंगे। और इनकी हिदायत पर ही आपकी चाय खत्म होने पर बताया गया आपको। दवाइयाँ लिख दिया हूँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। रितेश को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पेमेंट किया और वृद्ध महिला के साथ चलने लगा। वो महिला भी बिना कुछ बोले साथ साथ चलने लगी। कार का गेट खोलने के बाद रितेश ने पूछा, किधर जाना है? वृद्ध महिला ने सरल सहज भाव से कहा, घर चलो। कहाँ, किसके घर? वृद्ध महिला बेतहाशा हंसने लगी। हंसते हंसते बेहाल होकर मोबाइल दे दिया, उसमें लोकेशन था। रितेश चुपचाप उन्हें बिठाया और ड्राइविंग सीट संभाला। मैप के हिसाब से चलता रहा और फिर घर पहुंचते ही कार रोक दिया। बाहर निकलकर आंखें खुली की खुली रह गई। घर के बाहर नेम प्लेट देखा, रितेश मिला। धड़कनें ऐसे बेकाबू हो रही थी कि जैसे कलेजा मुंह में आ जाएगा। लेकिन कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से संभाला खुद को और कार का गेट खोला। वृद्ध महिला ने सहजता से कहा, आए, चाय बनाती हूँ। मैंने सीख ली है, अब बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। रितेश पीछे पीछे चलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने लगी थी उसकी तस्वीर। हकलाते हुए पूछा, ये कौन है? वृद्ध महिला फिर बेतहाशा हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, पहचाना नहीं? कैसे पहचानेंगे, आपने चश्मा जो लगा रखा है। होता है, ऐसा भी होता है। हम आईना से पूछते हैं कि भला कौन हो तुम। मैं भी आईना के सामने घंटों बैठकर पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ। अच्छा, ये सब बातें बाद में, पहले चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बनाता हूँ चाय, फिर हम दोनों पेंगे। अच्छा, तो अभी तक भूले नहीं? क्या नहीं भूला? चाय बनाना। और क्या, आप तो खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। मैं हर साल होली पर बनाती हूँ आपकी बनाई हुई रेसिपी से बेसन पाड़ा। रितेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह महिला कौन है जो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानती है और वो नहीं पहचानता। तभी बाहर से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और आते ही बोला, राम राम साहब, आप आ गए। अच्छा हुआ जो आप आ गए, अब आप सुनते रहना इनकी प्रेम कहानी। मुझे सुना सुना कर पका दिया है इन्होंने। वैसे झूठ नहीं था जो कुछ बताया था, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं और आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आंटी बस 2-4 दिन की मेहमान हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप आ गए हो तो सब ठीक कर ही दोगे। आंटी ने आपकी बहादुरी के खूब किस्से सुनाए हैं। रितेश का सर दर्द से फटने लगा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि मम्मी है, उनको को बुलाना प्लीज। तभी एक महिला प्लेट में कुछ लेकर आई, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और किचन में चली गई। चाय बन चुकी थी। वृद्ध महिला 3 कप में चाय छानी, मतलब उन्हें पता था कि 3 लोग चाय पेंगे। खैर, देखते रहना है आगे आगे और होता है क्या। मेज पर चाय रखकर भोलू को दुकान भेजा कुछ लाने के लिए, फिर तीनों चाय पीने लगे। उस अधेड़ सी उम्र की महिला ने रितेश से मुखातिब होकर बोला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। रितेश ने कहा, नहीं तो हद है, परेशान होने की बात पर भी परेशान नहीं होते हैं। वास्तव में नीरा सच कहती थी। नीरा नीरा, ओ तो ये नीरा है, नीरा उसकी अपनी नीरा। लेकिन पहचाना नहीं अपनी नीरा को। वृद्ध महिला नीरा उठकर कमरे में चली गई और एक संदूक उठाकर ले आई। संदूक खोलकर दिखाया, एक घरौंदा था, कुछ टूटा फूटा सा। रितेश ने उसे छूकर देखना चाहा, जैसे हाथ लगाया, उई उई उई, हाथ हिलाने लगा, कांच चुभ गया था, खून बहने लगा। नीरा जल्दी से पानी के गिलास में हाथ डूबा दिया। फिर कुछ मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, जिसे देखकर सारी बातें स्पष्ट हो गई। नीरा तो वही है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी, जिससे शक्ल बदल हुई लग रही है। एक अजीब दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी। 2 सहेलियों का एक्सीडेंट एक साथ होता है, जिसमें एक की जान चली जाती है और नीरा सही सलामत जिंदा बच जाती है, लेकिन उसका चेहरा खराब हो जाता है लगभग 8 महीने बाद। उसका प्लास्टिक सर्जरी होता है, जिसमें जानबूझकर उसने अपनी शक्ल बदलवा लेती है। सर्जरी बहुत मुश्किल थी मगर सफल हुई। 1 साल बाद ही नीरा शिमला आ गई और तब से यही रह रही है। रितेश को सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ जानने समझने और पहचानने के बाद भी वो जड़ बना बैठा रहा। अधेड़ उम्र की महिला ने खामोशी तोड़ती हुई बोली, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक आप लोग गपशप करो। और उठकर बाहर चली गई। नीरा चुपचाप बैठी रही और रितेश भी। तभी बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। नीरा कांपने लगी, घबराने लगी। रितेश को याद आया, नीरा बिजली चमकने और बादल गरजने से बहुत डरती थी।
उठकर नीरा के पास आ गया। कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। नीरा सिसकने लगी। रितेश करीब आ गया मगर हाथ नहीं पकड़ सका। एक अजीब सी उलझन, बादल का गर्जना और तेज हो गया। नीरा बहुत जोर से डर गई, रितेश से लिपट गई। रितेश उसे समझाता रहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। नीरा शांत हो गई। अब उसे बादल का गर्जना नहीं बल्कि रितेश की धक धक सुनाई दे रही थी। कुछ पलों में ही नीरा फिर से झूल गई रितेश की बाहों में। रितेश उसे सोफा पर लिटा दिया और पानी की बोतल खोला। तभी भोलू आ गया। उसने बोला, आंटी सो गई क्या? नहीं, डर गई है, शायद बेहोश हो गई है। अरे नहीं, वो सो जाती है, जब भी डरती है या कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो सो जाती है और कुछ देर बाद जगती है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बहुत दिनों से जानता हूँ, कुछ अजीब सी है आंटी। हम लोगों की नींद उड़ जाती है जब कोई प्रॉब्लम आती है या जब हम डर जाते हैं, और आंटी सो जाती है कहीं भी कभी भी। रितेश सोचने लगा, बचपन से ही नीरा ऐसी थी। मोबाइल बजने लगा तब ख्याल आया रितेश को। उसने रीना को बताया नहीं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। उसने मोबाइल उठाया, तब तक बंद हो चुका था। उसने लगाया और रीना को बताया कि पेशेंट को घर छोड़ने आया था और बारिश होने लगी इसलिए रुका हुआ है। रीना ने कहा, ठीक है, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। बस इतना जानना चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। रितेश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और बैठ गया। प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी हो गई है कि सॉल्व ही नहीं हो सकती है, लेकिन किससे कहें, किससे पूछें? भोलू चाय लेकर आ गया। अंकल चाय पी लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ दे दो, मुझे चाय की तलब हो रही थी। थैंक यू बेटा। भोलू एक स्माइल देकर वहीं बैठ गया और बातें करने लगा। रितेश परेशान था और नीरा बेफिक्र होकर मस्त सो रही थी। भोलू ने टोका, आप सोच रहे होंगे कि आंटी इतने आराम से कैसे सो रही हैं? है ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ। थोड़ी देर पहले रो रही थी, चिल्ला रही थी ना। ऐसा ही करती है, हम सभी जानते हैं। रितेश ने सोचा भोलू से कुछ और बातें पूछी जा सकती है। अच्छा बेटा, आंटी का कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना। हाँ तुम तो हो, और कोई? पता नहीं, आंटी तो कहती है कोई नहीं है, बस रितेश है जो एक दिन जरूर आएंगे। लेकिन आंटी का एक एल्बम है जिसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीर है, वो दिखा सकता हूँ। और दराज खोलकर एल्बम निकाल कर ले आया। जल्दी जल्दी पलटने लगा। उसमें सभी तस्वीरें उसके मायके वालों की थी, 2-3 तस्वीरें रितेश की भी थी। इसका मतलब नीरा की शादी नहीं हुई थी। फिर सिंदूर क्यों लगाती है? पूरा एल्बम देखने के बाद फिर से देखने लगा, लेकिन कोई अजनबी नहीं मिला सिवाय उसके मायके वालों के, जिन सभी को रितेश पहचानता था। काफी समय पहले की बात है, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए परिवार के सभी लोगों से परिचित था, बल्कि दोनों परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी जानते थे दोनों। रितेश जिन बातों को भुलाकर आगे बढ़ चला था, वो बातें इस तरह सामने आएंगी कभी सोचा न था। नीरा कब इतनी अपनी हो गई और कब वो उससे दूर चला गया। इतना दूर कि कभी सपने में नहीं देखा था। इन 25 सालों में उसने अपना शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 2 बार नीरा को ढूंढने आया जरूर था, लेकिन नीरा नहीं मिली और ना ही कोई पता ठिकाना। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, अपनी बीवी बच्चों में उलझकर भूल ही गया था। लेकिन नीरा उसे नहीं भूल पाई थी, तभी तो अपने घर का नाम रितेश विला रखा था। रितेश की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। इतना ही नहीं, उसने आस पड़ोस में सभी को बता रखा था कि रितेश एक दिन आएंगे। जबकि इन 25 सालों में नीरा से कोई संपर्क नहीं हो सका था और कल ही तो पहली बार शिमला आया है। रितेश को तो मालूम भी नहीं था कि नीरा शिमला में है। आखिरी बार उससे नागपुर में ही मिला था, उसके बाद ना खत न कोई खबर। आज 25 सालों बाद किन हालातों में मुलाकात हुई। नीरा की नींद खुल रही है, शायद अंगड़ाई लेते हुए ऐसे उठ रही है जैसे पहाड़ तोड़कर सोई हो और सारी थकान उतार कर जग रही है। रितेश को देखकर सहज सरल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बड़ी मीठी नींद आई थी, अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप अभी तक जगे हैं? हाँ, मैं तुम्हारा एल्बम देखा रहा था। देखा, उसमें आपकी तस्वीरें भी हैं? हूँ देखा, लेकिन और कोई तस्वीर नहीं मिली जिन्हें तलाश रहा था। किसे? सभी लोग तो हैं जो मेरी दुनिया में थे, अब कोई नहीं रहा। माँ पापा रोड एक्सीडेंट में एक साथ चले गए, फिर भैया भी, और दीदी तो ससुराल में इतनी मगन हो गई कि सबको भुला दिया। बची मैं, और आप तो आपकी परछाई जो मैंने संभाल कर रखा हुआ है। देखिए उधर, नीरा ने दीवार की तरफ इशारा किया। हूँ, मैं तो हूँ, मगर क्या तुम भी वही हो जिसे मैं जानता था? रितेश ने पहली बार नीरा की आंखों में देखकर पूछा था। नीरा ने नजरें मिलाते हुए कहा था, जी हाँ, देख लीजिए मेरी आंखों में। रितेश तड़प उठा, सचमुच नीरा की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। नीरा रितेश से बिछड़ने के बाद भी रितेश के साथ थी और रितेश
उसने तो अपनी दुनिया बसा ली थी और अपनी दुनिया में इतना रम गया था कि कभी सोचा ही नहीं कि नीरा कैसी होगी, किसके साथ होगी, किस हालात में होगी। रितेश आत्मग्लानि से दब सा गया था, नजरें नीची हो गई थी। नीरा ने कहा, आपको पता है मैं इतने सालों से कैसे रहती थी, किसके साथ रहती थी? नहीं पता ना, आइए मिलवाती हूँ। नीरा अपने बेडरूम में आए और पीछे से रितेश भी। देखिए कितने सारे आप हैं मेरे पास। रितेश ने देखा, बड़ा बड़ा 10-12 गुड्डा था, कोई बैठा हुआ, कोई पढ़ता हुआ, कोई लिखता हुआ, और एक गुड्डा उसके बेड पर ग्रीन टी शर्ट पहने हुए। ग्रीन कलर रितेश का फेवरेट कलर हुआ करता था। रितेश नीरा के आंखों में दर्द, पीड़ा और तकलीफ महसूस करना चाहता था, लेकिन नीरा बिल्कुल सहज सामान्य दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं कभी अकेली नहीं पड़ी, हमेशा आप थे मेरे साथ, इसलिए मुझे कोई दुख, कोई पीड़ा और कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत मज़े में जिंदगी गुजरती रही। हर त्योहार मनाती थी, होली, दिवाली, दशहरा, तीज और करवा चौथ भी। मुझे मालूम था आप कहीं तो होंगे और जहाँ कहीं भी हो सुखी रहे, खुशहाल रहे, इसलिए मैं भी हमेशा खुश रहती थी। कभी कभी लड़ाई भी करती थी, गुस्सा भी हो जाती थी, फिर मान भी जाती थी। बहुत अच्छा गुजरा मेरा पूरा जीवन। अब आप आए हो तो एक काम कर जाना, मुझे सुहाग जोड़े में विदा कर देना। मैंने सब कुछ खरीद कर रखा है। और जल्दी से उसने अलमीरा खोला, एक थैला निकाला और दिखाने लगी। उसमें लाल चुनरी, लाख की चूड़ियां और सभी जेवर, आलता, बिंदिया और मेहंदी भी रखी हुई थी। आपको कुछ नहीं करना है सरोज, मुझे सजा सवार देगी, बस आप अग्नि संस्कार कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऊपर जाकर आपका इंतजार करूंगी और जब आप ऊपर आएंगे तब मैं घर सजाकर रखूंगी, रंगोली बनाऊंगी, आरती की थाली सजाऊंगा और आपके पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी। फिर कैरम खेलूंगी, बैडमिंटन खेलूंगी और एक बार फिर घरौंदा बनाऊंगी। रितेश निशब्द उसे देख रहा था। कितनी सहजता से अपनी मौत और उसके बाद की प्लानिंग बता रही है। चेहरे पर कोई दर्द नहीं है। शायद नीरा पागल हो गई है। और उसके पागलपन की वजह कौन है? रितेश बेचैन हो गया, खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश थम गई थी, मौसम साफ हो गया था। उसे घर जाना चाहिए, मगर जाने की बात कहने का साहस नहीं हो रहा था उसे। वो चुपचाप नीरा को देख रहा था। नीरा कुछ असहज होती हुई बोली, आपको चाय चाहिए? बोलिए न, बोलिए न, बोलिए न। एकदम से झकझोर दिया था रितेश को। रितेश ने कहा, नहीं अभी नहीं। नीरा ने कहा, नहीं अभी, चाय पीजिए और अपने घर जाइए। थोड़ी सी मोहलत मिल गई है मुझे, लेकिन टिकट तो कंफर्म है, इसलिए अभी आप जाइए, जब फोन करूंगी तब आइएगा। तब तक ये आपकी सेना है न मेरी देखभाल के लिए। आप बेफिक्र होकर जाइए। आपको पता तो चल ही गया कि शिमला में आपका तबादला क्यों हुआ है। मुझे विदा करने के लिए बोलते हुए जोर से हंस पड़ी थी नीरा। किस बिंदास अंदाज में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में यह कोई आम औरत नहीं है। नीरा उठकर खड़ी हो गई और रितेश को उठाने लगी। उठिए, फ्रेश हो जाए, जब तक चाय लेकर आती हूँ। रितेश उठ गया, वॉश बेसिन के सामने खड़ा होकर निहारने लगा खुद को। क्या मैं वही रितेश हूँ जिसे नीरा अपना सब कुछ मानती है? अपनी शक्ल उसे बहुत कुरूप और घिनौनी लगने लगी। पानी का छींटा मार मार कर न जाने कौन सा धूल धोना चाहता था। नीरा चाय लेकर आ गई थी और टॉवेल पकड़ा गई। रितेश टॉवेल से चेहरा ढककर चोर नजर से नीरा को देखा। नीरा बिल्कुल सहज सरल सामान्य लग रही थी। सोफा पर आकर बैठ गया। नीरा शोर मचाने लगी, जल्दी चाय पीजिए और अपने घर जाए। मेरी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। भोलू और सरोज है न, इनके अलावा पूरी सोसाइटी मेरी फैमिली है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही है। बस एक ही टेंशन थी, अब वो भी खत्म हो गई। उठिए, जल्दी जाए। चाय का कप रितेश के हाथ से लेकर बची हुई 2 घूंट चाय नीरा गटक गई। रितेश को हंसी आ गई। पहली बार हंसा था जब से आया था। चेहरे पर तनाव, चिंता और परेशानी ही झलक रहा था। रितेश उठा और चलने लगा। नीरा ने रितेश के पांव छूकर अपने मांग में कुछ भर लिया था, शायद उसके चरणों की धूल, क्योंकि रितेश को ही अपने मन मंदिर में बसाया था। जिंदगी भी साथ साथ बसर करने की सोची थी, मगर एक जरा सी बात पर दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। रितेश ने तो शादी कर ली, अपना संसार बसा लिया, मगर नीरा अपने मन से उतार नहीं सकी थी, इसलिए किसी को अपना नहीं सकी और तन्हा रहने का फैसला लिया था। रितेश की यादों को जुदा नहीं करना चाहती थी। उसने एक काल्पनिक दुनिया बसा ली थी, अपनी उसी दुनिया में वो जीती रही अपने रितेश के साथ। हर रोज सुबह 2 कप चाय बनाती थी, बाहर लॉन में जाकर चाय पीती थी, पहले रितेश वाली चाय और बाद में अपनी वाली चाय। इसी तरह सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक रितेश के साथ बीतने लगा था। स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद सारा वक्त रितेश के ख्यालों के साथ। कुछ लोग पागल समझने लगे थे,
हरकतें ही ऐसी थी, मगर स्कूल की नौकरी और कुछ बच्चों का ट्यूशन के वजह से एक पहचान मिल गई थी और इसी वजह से सारी मुश्किलें हल होती रही थी। रितेश मुड़कर हाथ हिलाए और चला गया। नीरा के चेहरे पर अजीब सा सुकून, तृप्ति और संतुष्टि के भाव थे। सोफा पर लेटकर रितेश की तस्वीर से बातें करने लगी। आखिर आ गए न तुम। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसने भोलू को आवाज देकर बोला, सरोज को भेज दे। सरोज तुरंत दाखिल हुई 2 कप चाय लेकर और कहा, मैं जानती थी आपको चाय चाहिए इसलिए बनाकर रखा था। सरोज को गले लगा लिया और बोला, देखो अब मैं मर भी जाऊं तो मत रोना, मेरी तपस्या सफल हुई इस बात की खुशी मनाना। चुनरी साड़ी पहनाकर 16 श्रृंगार कर देना और रितेश को खबर देना, कहना उनसे कि सिंदूर भरकर मुझे विदा करें। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। तभी एक नोटिफिकेशन आया रितेश का। मैसेज, मैं घर पहुंच गया, फिर बात होगी, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं आ गया हूं और साथ में तुम्हारे लिए एक सहेली और 2 बच्चे भी हैं। हम सभी मिला करेंगे। नीरा को बहुत चैन मिल गया। उसने जवाब में बस थैंक यू लिखा। बेडरूम में जाकर गाना गाने लगी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएगा, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, नहीं नहीं मैंने सोचा था आप जरूर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। गाते गाते नीरा गिर गई। सरोज तुनताए देखा तो चीख निकल गई। भोलू को आवाज लगाई। भोलू ने एम्बुलेंस और रितेश दोनों को फोन किया। एम्बुलेंस से पहले रितेश आया, साथ में पत्नी और दोनों बच्चों को भी लाया। नीरा बेहोश पड़ी थी, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी उसने आंखें खोली और थैंक यू बोला। रितेश ने बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नीरा ने कहा, आप मुझे विदा करने आए हैं, अपना काम ठीक से कीजिएगा, मुझे सिंदूर लगा कर भेजिएगा, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों के डर से आपके नाम का सिंदूर बरसों से भरती आई हूँ ताकि किसी की नज़र में नहीं आऊं। मैंने जहाँ आपको विराजमान किया था वो जगह किसी और को नहीं दे सकती थी, इसलिए आपके नाम से जीती रही और आपका नाम लेकर ही मरना चाहती हूँ। आप वादा करो सुहागन बनाकर विदा करोगे ना? बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना। हाँ, तुम सुहागन हो और सुहागन ही विदा होगी। मैं तुम्हें सजाऊंगा, 16 श्रृंगार करूंगा। यकीन करो, देखो मेरी आंखों में। नीरा ने आंखें बंद कर ली और हाथों में हाथ रख दिया। थैंक यू मेरे सपनों से निकलकर जीवन में आने के लिए। शब्द लड़खड़ाने लगे थे, स्वर धीमा पड़ने लगा। गाड़ी रोक दी, हॉस्पिटल आ गया था, मगर नीरा जा चुकी थी अपने सफर पर। आखिरी वक्त भी उसने थैंक यू कहा था। हॉस्पिटल ले जाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई और जैसा कि नीरा चाहती थी वैसी ही शानदार विदाई हुई। दुल्हन सी सजी नीरा पूरे सफेद बालों के बीच लाल सिंदूर बहुत खिल रहा था। रितेश की पत्नी ने लाख की चूड़ियां पहनाई, काजल लगाई, नेल पॉलिश, आलता, सब कुछ करने के बाद रितेश से बोला, आखिरी इच्छा तो सजा देने वाला जल्लाद भी पूरी करने देता है, तो आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ ना? सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, सभी ने कहा और रितेश ने मांग भर दी। राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए प्रस्थान किया। भोलू बिल्कुल नहीं रोया, ले जाते हुए देखता रहा। भोलू ने रितेश की तस्वीर के आगे खड़ा होकर बोला, थैंक यू सर। ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ आने से पहले सभी के किरदार तय किए जा चुके होते हैं और सभी को अपना अपना किरदार निभाना पड़ता है। नीरा, रितेश, भोलू, सरोज के साथ साथ रीना रितेश की पत्नी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई। एक अनोखा विवाह जिसमें लाश की मांग में सिंदूर भरी गई और दुल्हन बनाकर विदाई की गई।